अब देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल, जानते हो ना, इसका अपने को वेंटो फैक्टर पूछा हुआ, आई पूछा हुआ है। तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट का जब भी कभी अपन लोग बात करेंगे आई वैल्यू, तो या तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए लाइक अल्फा वगैरह है, या अल्फा को फाइंड करने का कोई इनडायरेक्ट मेथड हो तो ठीक है। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे 100% आयनाइज्ड कर देते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, CuSO4.5H2O। बच्चा इस 5H2O को देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इस 5H2O का क्या करना। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये 5H2O मॉलिक्यूल आपके पास में अवेलेबल है, ये तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अवेलेबल है, तो इनका कोई आयनाइजेशन होने वाला भी नहीं है। तो इस वजह से आपको जो आयनाइजेशन करना है वो सिर्फ किसका करना है, CuSO4 का। तो CuSO4 जब आयनाइज्ड होगा तो क्या अवेलेबल करवाएगा, Cu+2 और SO4-2। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अदर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसे आप 100% आयनाइज्ड मानो। और 100% आयनाइज्ड मानने का मतलब अल्फा वैल्यू कितना हुआ, 1। यानी कि अब अल्फा वैल्यू 1 लेंगे तो यहां से आई इक्वल टू क्या होगा, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा वैल्यू हमने कितनी मान ली है, 1, तो आ जाएगा 1 - 1 प्लस एन वैल्यू कितना, एक मॉलिक्यूल ने डिसोशिएट होकर के कितने आयंस की अवेलेबिलिटी करवाई है, 2 आयंस की, तो एन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1। तो ओवरऑल जो आपके पास में आई वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। इस क्वेश्चन से एक बात और सिखा दूं मैं आपको कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, अल्फा की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको आई फाइंड करना है, तो जितने उसके नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, आई वैल्यू हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपके समझा देता हूं, क्वेश्चन तो ठीक है हो गया, एक एग्जांपल से थोड़ी सी थ्योरी को और कंटिन्यू करता हूं। फॉर एग्जांपल आपको बोल देता पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, फेरो Fe+2 होता है, फेरी Fe+3 होता है। ये फेरो फेरी का चक्कर बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो K4FeCN6, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये K4 चारों K+ आयन के रूप में आपको मिल जाएगा। FeCN6 पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ आयनाइज्ड होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो पूरा का पूरा रह जाएगा। तो एक आयन तो मेरे को ये मिल जाएगा और 4 आयन मेरे को ये मिल जाएंगे, तो बताओ टोटल आयन्स मेरे को कितने मिल रहे हैं, 5 आयन्स मिल रहे हैं। इसलिए जो इस K4FeCN6 का अगर अल्फा नहीं दिया हुआ होता और मुझे आई पुट करना होता तो मैं डायरेक्ट वैल्यू कितना पुट करता, 5। तो मेरा जो एक कंसर्न था पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को लेकर के, एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि आई वैल्यू कैसे फाइंड करें। अल्फा से भी हम लोग सीख रहे हैं और डायरेक्ट अप्रोच अगर करनी तो वैसे भी सीख रहे हैं। एक हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल अगर कभी हमारे सामने आ जाते हैं तो उनको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रोच अपने को पता चल चुकी है कि जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जो मेन सोल्ट है वो कितने आयंस हमारे को अवेलेबल करवा रहा है, बस उन्हीं आयंस को कंसिडर करें, वहां से आपके पास में आई का वैल्यू आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें KCl एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी दी हुई है 0.2 मोलल और इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया हुआ -0.68 और इसमें KF का वैल्यू चलो ठीक है दिया हुआ 1.86 है, नहीं दिया हुआ होता तो वाटर के लिए हमें KF वैल्यू पहले से बता दी, ठीक है। और इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने का मैं पहले रीजन बताता हूँ आपको। KCl दिखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बच्चा सोचता है 100% आयनाइज्ड होगा, होता भी, लेकिन जब कभी आपको परसेंटेज आयनाइजेशन बोल दे कि इसका परसेंटेज आयनाइजेशन फाइंड करो, तो उस टाइम पर आपके पास में अप्रोच यही है, आप पूरा प्रोसीजर से जाएं, आई फाइंड करें, आई को अल्फा से कंपेयर करें और तब पता चल जाएगा। अल्फा को अगर 1 आना है तो 100% आयनाइज्ड हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो अल्फा वैल्यू 1 नहीं आ रही है तो उस सिचुएशन में हम कैलकुलेट करके इस बात को आइडेंटिफाई करें कि 100% आयनाइज्ड होने वाला है या नहीं होने वाला। तो वैल्यूज हमारे पास में है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। डेल्टा TF इसको तो क्या लगाएंगे, I इंटू KF इंटू स्मॉल m। यहां पर डेल्टा TF दिया हुआ माइनस का 0.68, इसका मतलब डिप्रेशन कितना हुआ है 0.68, तो डेल्टा TF का वैल्यू आ जाएगा 0.68 इक्वल्स टू आई डोंट नो आई कितना होगा, KF 1.86, स्मॉल m क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 0.2। यहां से आई को कैलकुलेट करते हैं 0.68 अपॉन में आ जाएगा 1.86 इंटू 0.2, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो आई का वैल्यू आ रहा है 1.82 आ रहा है। अब कंपेयर करते हैं आई इक्वल्स टू 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। आई का वैल्यू 1.82 है,
1 माइनस अल्फा पता करना है n, KCl डिसोशिएट होगा क्या देगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो कितने आयंस अवेलेबल करवा रहा है, 2 आयंस अवेलेबल करवा रहा है, तो यह जाएगा 2 अल्फा। तो I 1.82 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा कितना 0.82। तो अप्रोक्सीमेटली जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा एनेशन 82%। तो मैं आपको बोल रहा था कि कोई जरूरी नहीं कि KCl NaCl जैसे कंपाउंड सामने आ जाए तो ये भैया ये तो 100% नहीं, 100% नहीं है, आपको इससे पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। एक बार आपने कैलकुलेट किया, पता चल गया परसेंटेज आ रहा है पॉइंट मतलब 0.82 इसका फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 82%। ये क्या हो रहा है, आयनाइज्ड हो रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें 1 मोल NaCl और 3 मोल वाटर का एक कंपोजिशन लिया हुआ है, जिसकी वजह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना 0.4 दिया हुआ है, और इसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NaCl के बारे में पूछा हुआ है। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो एक नई बात आप सीखोगे भी, और जब भी कभी कुछ अच्छा फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पर आता है तो मैं आपको 2-3 बार ये बात बोल भी चुका हूँ कि अच्छा कॉन्सेप्ट या अच्छी कोई बात आती है तो उसके सॉल्यूशन का आपको हमेशा या उसके फॉर्मूला का आपको हमेशा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी देखना क्या सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमें पता है RLVP जो है वो क्या होगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इसको क्या हो जाएगा XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। RLVP का क्वेश्चन मुझे जो वैल्यू अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर कितना 0.4 इसको टू। अब मेरे पास में जो इस बार नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो NaCl है। अब आप बताओ NaCl क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो अब आप बताओ कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल बिहेवियर में आएगा या एबनॉर्मल बिहेवियर में आएगा। यस, एबनॉर्मल बिहेवियर में आएगा। और जब भी कभी एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा तो आई को कभी भी भूलना नहीं है। तो अब बच्चा ये कहेगा कि सर मैं फिर आई को कहां लगाऊं, मैं यहां पर आई इंटू एक्स भी कर दूं, नहीं, यहां पर आपको आई किसका देखना है, इलेक्ट्रोलाइट का देखना है। तो पहले फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, हमारे पास में पहले फॉर्मूला क्या था, n अपॉन n प्लस n। यहां पर जो स्मॉल n है वो सोल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल n है वो सॉल्वेंट के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो मेरे पास में सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका नंबर मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका जो वैल्यू है वो आयंस वो खुद अवेलेबल करवाएगा। तो जो आई को मल्टीप्लाई करना है वो कंप्लीट फॉर्मूला से नहीं करना है, वो किससे करना है, जो आपको आयंस अवेलेबल करवा रहा है। तो यहां पर जो n है उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यह जाएगा आई इंटू एन, और यहां पर भी आ जाएगा आई इंटू एन। अब बच्चों आप ये फॉर्मूला जो आपके सामने है इसे कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर बहुत इजीली बनेगा। चलो चेक करते हैं। यह जाएगा 0.4 इक्वल्स टू आई इंटू जो NaCl है इसके मोल्स कितने हैं 1 अपॉन आई इंटू कितना 1 प्लस इसके मोल्स कितने हैं 3। चलो ट्रांसफर कर लेते हैं। 0.4 आई इक्वल्स टू यह जाएगा 0.4 आई प्लस 1.2 इक्वल्स टू आई। यहां से ट्रांसफर करेंगे तो 0.6 आई इक्वल्स टू क्या बनेगा 1.2, तो आई वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अल्फा मुझे फाइंड करना है तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। आई वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 अपॉन n वैल्यू, NaCl के लिए n वैल्यू कितना आएगा, एक NaCl डिसोशिएट होगा 2 आयंस देगा Na प्लस NCl माइनस, इसलिए NaCl के लिए n वैल्यू 2 है, यह जाएगा 2 माइनस 1। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1। अल्फा वैल्यू अगर 1 है तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा 100%। तो ये एक बहुत अच्छी रेंज है। कोशिश यही की जा रही है कि एक बहुत ही सिंपल रेंज का क्वेश्चन लिया जाए और उसके बाद में एक से एक बैक टू बैक क्वेश्चन को थोड़ा वैरायटी को इंक्रीज करता चला जाए, और एक बहुत ही अच्छी रेंज के क्वेश्चन अब आपके सामने आने लग गए हैं। अभी इसी रेंज के कुछ क्वेश्चन और भी आपके सामने आएंगे। अब देखो तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सेलेक्ट किया है। इसमें वेपर प्रेशर की लोवेस्ट वैल्यू पूछी हुई है। आप क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप मेरे को ये बताओ कि वेपर प्रेशर की लोवेस्ट वैल्यू पूछी हुई है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप सर्च करोगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वेपर प्रेशर है या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, डेफिनेटली RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसका मतलब जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो फटाफट से क्या, मोलरिटी या नेट मोलरिटी,
गैस नेट मोलरिटी। सबकी पहले नेट मोलरिटी फाइंड करो, जिसकी नेट मोलरिटी क्या होगी सबसे ज्यादा, उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा सबसे ज्यादा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा सबसे कम। अभी इधर सर्च करते हैं, सबका कोलिगेटिव, सबका नेट मोलरिटी फाइंड करेंगे, जिसका नेट मोलरिटी मैक्सिमम उसका वेपर प्रेशर मिनिमम, और जिसका नेट मोलरिटी मिनिमम उसका वेपर प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम। चलो तो देखो 0.1 मोलर सुगर, अब फटाफट से बोलते जाओ, सुगर क्या है इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इसका मतलब 0.1 इंटू 1.1 मोलर। 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, मैंने क्या कहा अगर अल्फा की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को कितना परसेंटेज आयनाइज्ड मानना है 100% आयनाइज्ड मानना है, मतलब अल्फा वैल्यू कितनी माननी है 1, तो डायरेक्ट जितने आयंस देगा आई का वैल्यू उतना ही आ जाएगा, तो इस केसीएल के लिए आई वैल्यू कितना होगा 2, तो 0.1 इंटू 2 0.2 मोलर, ये नेट मोलरिटी है। इसी तरीके से 0.1 मोलर कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ऑल ट्वाइस कितने आयंस अवेलेबल करवाएगा 3, आई वैल्यू कितना लोगे 3, नेट मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 0.1 इंटू 3 0.3 मोलर। इसी तरीके से 0.1 मोलर AgNO3 दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट आयनाइज्ड होगा, कितने आयंस अवेलेबल करवाएगा 2, तो आ जाएगा 0.1 इंटू 2 0.2 मोलर आ जाएगा। अब बस हमारे पास में जो नेट मोलरिटी है वो मैक्सिमम किसके लिए आ रहा है कॉपर नाइट्रेट के लिए, जिसके लिए नेट मोलरिटी सबसे ज्यादा उसका RLVP सबसे ज्यादा, उसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग सबसे ज्यादा, और जिसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग सबसे ज्यादा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम। अब जो नेक्स्ट वेराइटी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन की, उसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है वो है आइसोटोनिक। तो बच्चों देखो एक बार थोड़ा सा मैं आपको सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बेस पर 3 अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं। एक को बोलते हैं आइसोटोनिक, जिसमें 2 अलग अलग सॉल्यूशंस को कंपेयर किया जा रहा है और दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सेम है तो उसको अपन क्या बोलते हैं आइसोटोनिक बोलते हैं। अगर किसी एक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दूसरे कंपैरिजन में ज्यादा है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कम है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक बोला जाता है। तो अब यहाँ पर आइसोटोनिसिटी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमारे को 2 बार पाई 1 और पाई 2 पुट करना है, और फाइनली पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 अगर हमें पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आइसोटोनिक बन जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 0.04 मोलर जो Na2SO4 का सॉल्यूशन है ये किसके साथ में आइसोटोनिक है 0.01 मोलर ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ में। तो मैं बोलूंगा कि पाई 1 इसको बोल देते हैं अपन Na2SO4 के लिए, इसको टू पाई 2 इसको अपन बोल देते हैं किसके लिए ग्लूकोज के लिए। यह जाएगा I1C1S T। वैसे अगर टेम्परेचर अलग होता तो मैं T1 लिखता, पर पूरी क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन है वो सेम टेम्परेचर पर है इसलिए मैंने T लिखा। इसको टू I2C2ST। जो पैरामीटर्स कैंसिल हो सकते हैं उन्हें पहले कैंसिल आउट कर दें। I1 Na2SO4 का नहीं पता I1 ही रह जाएगा। C1 कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 0.004 इसको टू I2 ग्लूकोज के लिए आई वैल्यू कितना इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई वैल्यू कितना लेंगे 1, तो आ जाएगा 1। C2 कितना है 0.01, तो यहाँ से I जो आएगा Na2SO4 का वो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 0.01 अपॉन 0.004, यह जाएगा 2.5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आई पूछा है अल्फा पूछा हुआ है, अल्फा डिग्री ऑफ आयनेशन, तो अल्फा आ जाएगा I-1 अपॉन n-1। बहुत ही कम का फॉर्मूला है ये। I का वैल्यू है 2.5 -1 अपॉन 3 -1, कैलकुलेट करोगे 1.5/2 0.75, और परसेंटेज की बात करूं तो 75%। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बहुत ही अच्छी अच्छी रेंज के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको भी आप तैयार कर लें। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि आपको सिल्वर नाइट्रेट का थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे उसमें आपको वेंट ऑफ फैक्टर पहले आई फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा फाइंड हो जाएगा। अब यहां से एक बात सीखने की है वो आप देख लीजिए, आई का जो वैल्यू है वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल्स टू
मोल्स अगर होता तो ऑब्जॉर्ब मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स। अगर मोल वाइज कैलकुलेशन करते तो ये लेते। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर क्वेश्चन सोल्व करना होता तो भी कैसा होता, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूल्स होता है और मॉलिक्यूल्स मोल्स के प्रोपोर्शनलिटी में आते हैं, तो वहां पर आ जाता ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मोल और मोलिकुलर वेट का क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा? यस इनवर्स होगा, क्योंकि मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। तो जो आई है ये हो जाएगा m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड। क्वेश्चन में हमें जो थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट दिया हुआ है वो दिया 170 और ऑब्जर्व वेट दिया हुआ 92.64। वैल्यू पुट करते हैं i इक्वल्स टू 170 अपॉन 92.64। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1.83। i आ गया 1.83, तो अल्फा आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। i का वैल्यू है 1.83 माइनस 1 अपॉन n। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डिसोशिएट होगा, कितने आयंस की अवेलेबिलिटी कराएगा 2, तो आ जाएगा 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 0.83। तो परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा 83%। कुल मिलाकर के इस वैरायटी में आपने ये फॉर्मूला के बारे में सीखा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ और फिर अल्फा पूछ ले तो उस सिचुएशन में हम अल्फा के क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं। अब इसी को रेसिप्रोकल भी ले सकता था, अल्फा दे करके आपको ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता था, तो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। फिर यहाँ से आई का फॉर्मूला लगाते, अल्फा से आई पे जाते, फिर आई का फॉर्मूला अप्लाई होता तो आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट आ जाता।